क्यूइंग 3 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने कुछ क्यूइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि लोग आते हैं सर्विसेज के लिए, वो किसी पेट्रोल पंप पर आ सकते हैं, वो किसी बैंक की कोई फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं, या कोई ड्राइव थ्रू में किसी फास्ट फूड चेन पे हैं, तो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एल क्यू इज द एवरेज नंबर इन द क्यू। जो कोई क्यू लगी हुई है उसमें एट ए टाइम एवरेज नंबर कितने क्यू में खड़े हैं, और एल है वो एवरेज नंबर ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम से मुराद जो क्यू में खड़े हैं और जो सर्विसेज उस वक्त ले रहे हैं। लाइक अगर कोई पेट्रोल पंप पर गाड़ियां खड़ी हैं तो कुछ लोग तो क्यू में खड़े हैं और कुछ लोग जो है वो उनको पेट्रोल डाला जा रहा है उनकी गाड़ी में, तो वो उसे हम कहते हैं कि सिस्टम में सारे लोग कितने हैं। 5 गाड़ियां अगर क्यू में हैं और एक गाड़ी अगर पेट्रोल ले रही है तो हम कहेंगे सिस्टम में 6 हैं, क्यू में 5 हैं। और इसी तरह से एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, क्यू में उसको कितना टाइम वेट करना पड़ता है, और एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। जाहिर है कि जब वो सर्विसेज ले रहा था तो वो सिस्टम में शामिल था, 10 मिनट वो क्यू में खड़ा रहा है, 1 मिनट फर्ज करें उसको उसकी पेट्रोल डालने में लगा है, तो हम कहेंगे टोटल 11 मिनट जो है वो सिस्टम में रहा है। फिर इसी तरह से रो, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा कि कितना तो कोई सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। ज़ाहिर है कभी लोग नहीं भी होंगे तो वो सिस्टम जो है वो यूज नहीं हो रहा होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट इज द जीरो कस्टमर इन द सिस्टम मींस कि सिस्टम नहीं यूज हो रहा। जीरो कस्टमर, अगर कस्टमर ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो यूज नहीं हो रहा। और अगर ये कैलकुलेट करना हो कि क्या चांस है कि कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी एन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी लास्ट लेक्चर में भी हमने MM1 मॉडल की अजम्पशंस पढ़ी थी कि जो कस्टमर अराइव कर रहे हैं, सिस्टम में आ रहे हैं, क्यू में आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनको जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो जो टाइम लगता है उसका बिहेवियर क्या है, और ये आखिरी इंडिकेट करता है कि उस सिस्टम में टोटल कितने सर्वर्स हैं, कितने सर्विसेज चैनल हैं जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसे हम MM1 मॉडल जो है वो कह देते हैं। लाइक जैसे इसमें लिखा गया है कि पाइथन अराइवल है, कस्टमर जो अराइव कर रहे हैं सिस्टम में उनका जो पैटर्न है वो पाइथन को फॉलो करता है। अब ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम शायद, चूंकि हमने फार्मूले ड्राइव नहीं करने तो हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द पाइथन फार्मूला, लेकिन जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है उन्हें पता है पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और इसी तरह से एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फार्मूले में ये चीज मेंशन है कि उसका जो सर्विस टाइम है उसका पैटर्न जो है वो क्या होगा। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि हमने ये परफॉर्मेंस मेजर ऑफ क्यूइंग सिस्टम करने हैं और जिसके ये स्पेसिफिक फार्मूले हैं। बेसिकली ये फार्मूले ड्राइव किए गए हैं। इसमें सिर्फ 2 चीजें हमें रिक्वायर होती हैं। मीन नंबर ऑफ अराइवल्स पर टाइम पीरियड, कि उस सिस्टम में लोग आ रहे हैं, ऑन दी एवरेज कितने लोग आ रहे हैं। आप पेट्रोल पंप की एग्जांपल समझ लें तो 1 घंटे में एवरेज, एवरेज का मतलब समझते हैं, ये नहीं कि हर 1 घंटे में इतने लोग आएंगे। हो सकता है मॉर्निंग टाइम पे 1 घंटे में 60 लोग आए, और देन जरा थोड़ा सा ऑफ पीक आवर्स हो जाए तो 1 घंटे में 30 लोग आए। तो कह सकते हैं कि 2 घंटे में एवरेज जो है वो 45 कस्टमर्स जो हैं वो इस सिस्टम में आए थे। इसी तरह से मीन नंबर ऑफ आइटम्स सर्व्ड पर टाइम पीरियड, कि ऑन दी एवरेज कितने लोगों को सर्विसेज जो है वो 1 आवर्स में प्रोवाइड की जाती है। अब जरा पेट्रोल पंप देख लें, हो सकता है किसी गाड़ी को 1 मिनट में उसकी पेट्रोल फिल हो जाता है, वो 1000 रुपए का लाइक पेट्रोल ले रहा था, और कोई कहता है जी टैंक फिल कर दे, और उसका टैंक बिल्कुल खाली था तो मे बी 4 मिनट लग जाए। तो इसे हम कह सकते हैं कि ऑन दी एवरेज कितना मिनट लगा। अगर पहली गाड़ी को 1 मिनट लगा है, इसको 4 मिनट लगे, तो 2 गाड़ियों का एवरेज सर्विस टाइम जो है वो 2.5 जो मिनट जो है वो आपके पास हो जाएंगे। ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्यूइंग इक्वेशंस बोलते हैं। ये ड्राइव की जाती हैं, बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ड्राइव की जाती हैं, लेकिन हमें इनकी एक्चुअली डेरिवेशन जो है वो इतनी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं कि जो मीन नंबर ऑफ अराइवल्स हैं वो लैम्डा, और मीन नंबर ऑफ आइटम सर्व जो है वो म्यू,
बस हर फार्मूले में देखें आपको ये लैम्डा और म्यू ही इन फार्मूलों में नजर आ रहा है और इसी से हम सारी की सारी 7 की 7 क्यूइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल रीड करते हैं। ऑनर मैकेनिक ब्लैक, एक कोई शॉप है, वर्कशॉप है, उसका ऑनर ऑनर्ड है और वहां उसका जो मैकेनिक है ऑनर्ड का ब्लैक, वो वहां पर कोई काम कर रहा है, इज एबल टू इंस्टॉल न्यू मफलर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 3 पर आवर और अबाउट 1 in every 20 मिनट। मफलर, ये गाड़ियों के क्या वो आप समझ लें सैलेंसर नहीं होते, जो सैलेंसर वगैरह लोगों के खराब हो जाते हैं तो वो चेंज करना, उसको उसको उसके एक पीस को मफलर बोलते हैं। तो वो जो ब्लैक है उसकी वर्कशॉप है ऑनर्ड की और वो सिर्फ आप समझ लें गाड़ियों के सैलेंसर ही चेंज करता है और उसके पास एक ही मैकेनिक है दैट इज ब्लैक और वो उसका जो काम करने का रेट है एवरेज रेट ऑफ 3 पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 3 गाड़ियों के जो मफलर्स हैं वो इंस्टॉल कर देता है। सिलेंसर लगा के उसको जो है ना वो एक एवरेज में वो 3 घंटे 3 जो है वो 1 घंटे में लगा देता है। कस्टमर्स नीडिंग दिस सर्विस अराइव एट द शॉप ऑन द एवरेज ऑफ 2 पर आवर। कभी 5 कस्टमर भी आ जाते हैं यदि हमें गाड़ी का मफलर चेंज करवाना है, न्यू मफलर इंस्टॉल करवाना है, और कभी हो सकता है एक आ जाए 1 घंटे में और कभी इट में भी कोई भी ना आए। तो कहता है कि जो ब्लैक है उसका जो मफलर इंस्टॉल करने का रेट है एवरेज रेट वो 3 पर आ रहा है, यानी कि 3 गाड़ियों के वो मफलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसकी शॉप पे, क्योंकि उसका पास एक ही काम करने के लिए है यानी कि मफलर इंस्टॉल करना है, तो वो 2 पर आ रहा है, लेकिन ये एवरेज है। शॉप इज ओपन फॉर 8 आवर्स ऑन ईच डे। 8 घंटे के लिए उसकी शॉप जो है वो खुलती है, मतलब बड़े उसके फिक्स टाइमिंग है, 8 घंटे ही उसकी शॉप जो है वो ओपन होनी है। ब्लैक इज पेड ऑन आवरली बेसिस और उसको पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। मतलब एक दिन में 8 आवर्स और 15 पर आवर उसकी पेमेंट की जाती है, तो $120 तो पर डे जो है अब वो ब्लैक को उसे पे करने हैं, चाहे कोई कस्टमर आए ना आए, लेकिन ब्लैक ने अपनी जाहिर है वो पेड जॉब कर रहा है उसके पास ऑनर्ड के पास, तो उसने पर डे उससे $120 जो है वो चार्ज करने ही करने हैं। Honored estimates that the cost of customer waiting time in terms of customers' dissatisfaction and lost goodwill is $50 per hour of time spent in waiting line. उसने ऑनर ने एस्टिमेट किया है कि मेरे जो कस्टमर अगर वेट करते हैं और उसे लाइन में क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, तो आप ऐसा समझ लें कि मे बी उसने कोई एसी वगैरह लगाए हुए हों और कस्टमर अगर वेट करता है वेटिंग रूम में जाके, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा या कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं कि यार यहाँ बहुत वेट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उसकी जो रेपो है मार्केट गुडविल है वो लॉस्ट हो रही है। तो उसने कहा कि मुझे ना $50 जो है वो आप समझ ले कि वेटिंग एक्सपेंस है उसका, जो लोग कस्टमर वेट कर रहे हैं, तो उसने एस्टिमेट किया है कि मेरे जो वेटिंग रूम का खर्च कह दें या कस्टमर्स की डिससेटिस्फैक्शन कह लें कि नेक्स्ट टाइम में भी ना आए, तो मेरा $50 का जो है वो वेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑनर्ड द शॉप ऑनर स्टडीड द क्यूइंग मॉडल्स इन एन एमबीए प्रोग्राम। हाँ, उसने एमबीए किया था और उसने वहां पर ओआर का एक सब्जेक्ट पढ़ा था। एंड फील्स दैट all 7 conditions of a single channel model are met। सिंगल चैनल इसलिए कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके पास सिर्फ एक मैकेनिक है दैट इज ब्लैक, और उसने नोट किया कि जो कंडीशंस है अजम्पशंस है सिंगल चैनल मॉडल की, वो समझता है कि ये सारी की सारी जो है वो फुलफिल हो रही है। He proceeds to calculate the numerical values of the preceding operating characteristics। वो जो मॉडल है अब, और उसका उसने कह दिया है कि आप इसकी MM1 मॉडल की जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करें। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, मीन अराइवल टाइम चाहिए, 1 घंटे में 2 कस्टमर आते हैं, और मीन सर्विस टाइम चाहिए, अराइवल उसके 1 घंटे में 2 कस्टमर, एवरेज रेट पर आवर, और मीन नंबर ऑफ आइटम सर्व पर टाइम पीरियड इज 2।
ये उलट हो गया है, कस्टमर नीडिंग दिस सर्विसेज। जी ये एक्चुअली 3 है और ये 2 है, लैम्डा जो है वो 3 है क्योंकि अराइवल रेट 3 है और ये 2 है। तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ कि ये जो है ये 3 और 2 के हिसाब से वो जो कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो उस हिसाब से उसकी जो है वो हो रही। तो ये 3 है और ये 2 है। एवरेज नंबर ऑफ, अब हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। एवरेज नंबर इन सिस्टम, सिस्टम में कितने रूटीन से लोग आ रहे हैं। अच्छा ये मेरा ख्याल है कि इधर इधर ही एक्चुअली ये उलट हो गया है। लैम्डा जो है वो बेसिकली 2 है और यहाँ पर ये था, ये 2 है और ये जो है वो 3 है, ये 3 है। सर्विसेज उसकी जो है दे रहा है वो 3 पर आवर दे रहा है और जो लैम्डा है वो एक्चुअली 2 पर आवर है। देखिए ना, लैम्डा क्या था, मीन नंबर ऑफ अराइवल्स, और म्यू क्या है, मीन नंबर ऑफ आइटम सर्व। तो अराइवल्स 2 है और मीन नंबर ऑफ आइटम सर्व जो है वो 3 है। तो अराइवल्स 2 है और मीन नंबर ऑफ आइटम सर्व जो है वो 3 है। तो एवरेज नंबर इन द सिस्टम कहता है जी को वो गाड़ियां जो वेट कर रही हैं और जिनको ब्लैक सर्विसेज दे रहा है। अगर आप आवर्स की बात करें तो ऑन द एवरेज 2 गाड़ियां सिस्टम में बनती है। सिस्टम में उनको कितने एवरेज टाइम कितना स्पेंड करता है, हर गाड़ी को नहीं, ये एवरेज है। तो जो फार्मूला है 1/μ माइनस लैम्डा, तो ये बन गया ऑलमोस्ट 1 आवर एन एवरेज कार स्पेंड इन द सिस्टम। तो जो गाड़ी सर्विसेज के लेके आती है एवरेज का, अब हमें पता है ये नहीं कि हर गाड़ी को 1 घंटे लगाना पड़ेगा, एवरेज उनको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। एवरेज नंबर इन क्यू, सर्विस सिस्टम में तो होता है ना क्यू में कितने और सर्विसेज वो भी काउंट करते हैं, लेकिन जो क्यू की बात हो रही है तो इसका मतलब है अगर किसी को सर्विसेज दी जा रही है तो वो चीज इसमें काउंट नहीं होगी। सिर्फ क्यू में ऑन दी एवरेज कितने लोग 1 घंटे में होते हैं, तो तकरीबन 1.33 कार जो है वो 1 घंटे में वो क्यू में वेट कर रही होगी। एवरेज वेटिंग टाइम कितना लगता है उनको क्यू में, सिस्टम में तो मतलब है ना कि क्यू में कितना खड़ा है, और अगर उसको सर्विसेज मिल भी रही हैं तो वो भी टाइम हम कहेंगे कि वो सिस्टम का टाइम है, वो भी तो उसने सिस्टम में गुजारा है ना। तो क्यू में उसने कितना टाइम गुजारा है, तो इस फार्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो बनता है 2/3 आवर यानी कि 45 मिनट्स के राउंड अबाउट। देन यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्या कितने परसेंट चांस है कि सिस्टम बिजी होगा, उसमें कोई ना कोई गाड़ी सिस्टम में जरूर होगी, ठीक है ना। तो ये बनता है इस फार्मूले के तहत 67% चांस है कि वो सिस्टम जो होगा वो बिजी होगा। परसेंटाइल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं होगा, ना क्यू में कोई खड़ा है और ना ही किसी को सर्विसेज दी जा रही हैं। 1 में से माइनस कर दें ऊपर वाला। अगर 67% चांस है कि सिस्टम बिजी होगा, बिजी का मतलब या क्यू में लोग खड़े होंगे, क्यू में कोई भी ना हो, और अगर सर्विसेज दी जा रही हैं तो सिस्टम तो बिजी है ना, वो एक को सर्विस मिल रही है, ब्लैक काम कर रहा है तो बिजी है। तो 33%, 1 में से माइनस कर दें। और सेवंथ है कि अगर आपने ये कैलकुलेट करना है कि क्या चांस है कि किसी वक्त 3 से ज्यादा गाड़ियां उस सिस्टम में होंगी, तो इस फार्मूला जो हमने पढ़ा था तो 19 या अराउंड अबाउट 20% चांस है दैट एनी टाइम मोर देन 3 कार्स इन द सिस्टम होंगी। तो ये जो 7 स्टैटिस्टिक्स हैं, ये अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इक्वेशन की डेरिवेशन जरूर एक 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 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका चूंकि अप्लाइड है तो इसलिए आपको टीच नहीं किया जा रहा। अदरवाइज ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये डेरिवेशन जो है इक्वेशंस की डेरिवेशन, ये इक्वेशंस बनी कैसे हैं, क्यों ऐसा आ रहा है, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन उनके साथ जो है वो डिस्कस की जाती है। अब इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। अब इकोनॉमिक्स एनालिसिस देखते हैं क्या है। क्यूइंग प्रॉब्लम may require management to make a trade off, decision करें trade off between the increased cost of providing better services and the decreased waiting costs derived from providing that services।
देखिए फर्ज करें उसकी दुकान पे, ऑनेट की दुकान पे बड़ा रश हो जाता है, और वो जो समझता है कि सर्विसेज की बजाय, क्योंकि उसके पास जो मशीन है या बाकी चीजें हैं वो सिर्फ एक है, लेकिन इटमें भी वो समझता है कि ये जो ब्लैक है, जो उसके पास मैकेनिक है, ये स्लो काम करता है, जिसकी वजह से क्यू में लोग ज्यादा वेट करते हैं। देखा ना आपने कभी, आप कैशियर बैंक में जाएं तो कुछ तो बड़ी तेज तेज से काम कर रहे होते हैं और कोई बड़े आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए होते हैं, तो लोग जो है वो क्यू में लगे कह रहे होते हैं यार ये बड़ा सुस्त है, ऐसे जल्दी करना चाहिए। और कुछ कैशियर बड़े एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी वो क्यू क्यू में से सर्विसेज दिए जा रहे हैं। वो समझता है कि ये ब्लैक जो है वो लिटिल बिट स्लो है। कहता है कि अगर मैं, फर्ज करें एक कोई ऐसा मैकेनिक जो कि इससे ज्यादा क्विक हो, जिसकी सर्विसेज देने की जो कैपेसिटी है वो ब्लैक से बेहतर हो, होते हैं ना कोई एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, बड़े माहिर होते हैं और वो जल्दी जल्दी सारा काम कर कर आके, आप टाइपिस्ट को देख लें, कुछ टाइपिस्ट हैं स्पीड स्लो वाले, कुछ बड़े तेज होते हैं। तो कहता है कि अगर मैं फर्ज करें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करूं, यानी कि अगर कोई ऐसा मैकेनिक ले आए जो ज्यादा एफिशिएंट हो, तो जाहिर है कि वो एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो फिर पर डे पे भी उससे ज्यादा लेगा। ठीक है ना। तो वो कहता है कि फिर अगर मैं वेटिंग टाइम तो डिक्रीज करूं, अगर कि जी एक क्विक सर्विसमैन ले आया हूं, लेकिन इसके अगेंस्ट उसे कॉस्ट भी पे करनी पड़नी है उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो डिसाइड उसने करना है कि जी क्या मैं करूं। अगर मैं एक अच्छा मैकेनिक ले आता हूं तो मुझे पैसे ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा वो जो वेटिंग टाइम $50 वो पर आवर पे कर रहा है इन केस, तो वो उसका बच सकता है, क्योंकि उसका वेटिंग टाइम कस्टमर का कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उनको उनकी जो वेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लेकिन सर्विसेज के लिए उसको जो सर्विसेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये उसने कहता है डिसाइड कैसे कर सकता है। सर्विस कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसको, जैसे वो ब्लैक है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो ब्लैक को तो पैसे पे करने पड़ रहे हैं ना। अब $12 जो है वो पर डे पर आवर के हिसाब से उसे पेमेंट की जा रही है। तो हम सर्विस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर चैनल, एक चैनल की कितनी कॉस्ट आती है, और उस वक्त इस वक्त हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही चैनल काम कर रहा है, एक ही सर्विस फैसिलिटी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक ओनली। तो अगर वो ज्यादा होंगे तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही सर्विस है तो फिर हम कह देंगे कि दैट इज कॉस्ट पर चैनल, कि जो सर्विसेज फैसिलिटी है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? टोटल नंबर ऑफ अराइवल्स, टोटल कितने लोग हैं, एवरेज वेटिंग कॉस्ट पर अराइवल, एक शख्स को कितना वेट करना पड़ रहा है, एक एवरेज वेट पर अराइवल, टोटल कितने हैं, एक एवरेज एक शख्स को कितना वेट करना पड़ रहा है, और कॉस्ट ऑफ वेटिंग क्या होगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये आ जाएगी सर्विस कॉस्ट, जो जाहिर है ये भी तो ऑनर को पे करनी पड़ रही है। और वेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि वो $50 समझ ले उसके पास आने थे और वो लूज कर रहा है, वो नहीं आ रहे उसके पास, क्योंकि वो लोग वेट में क्यू में वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझता है कि गुडविल और बाकी करके उसने एस्टिमेट किया है कि $50 उसके वो भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है एक तो उसको सर्विस कॉस्ट की फॉर्म में पैसे जा रहे हैं जो उसने ब्लैक को पे कर रहा था, और एक उसके वो जो लूज हो रहा है वो उसका वेटिंग कॉस्ट है जो $50 पर आ रहा है। तो ये उसके लिए ये टोटल कॉस्ट होती है। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा वो? कहता जी डेली सर्विस कॉस्ट क्या होगी। 8 आवर्स के लिए वर्कशॉप ओपन होती है और ब्लैक को वो $15 पर डे के हिसाब से उसने पे करना है, तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट, डेली सर्विस कॉस्ट है वो $120 बनती है। अब उसकी वेटिंग कॉस्ट भी आएगी। अब उसने कहा था कि टोटल अराइवल्स ऑन दी एवरेज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑन दी एवरेज 2 अराइवल्स होते हैं। ये ऑन दी एवरेज सिस्टम में दो लोग हैं, ऑन दी एवरेज 8 घंटे हैं, तो टोटल 16 कस्टमर्स जो हैं वो एवरेज में 2 और 8 घंटे में 16 कस्टमर्स जो हैं उसके सिस्टम में होंगे। और
वेटिंग टाइम क्या है ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं 45 मिनट्स, और वेटिंग कॉस्ट क्या है $50। ये वाली कैलकुलेशन हमने वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू भी कैलकुलेट किया था, और पीछे बताया गया है कि उसको $50 जो है पर आवर के हिसाब से उसे वेटिंग कॉस्ट भी पड़ रही है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल अराइवल्स, एवरेज वेटिंग पर अराइवल और कॉस्ट ऑफ वेटिंग। टोटल अराइवल्स, एवरेज 2 अराइव करते हैं 8 घंटे हैं 16, वेटिंग एवरेज वेटिंग कॉस्ट और नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 533.33 उसकी डेली वेटिंग कॉस्ट है, 120 उसकी सर्विस कॉस्ट है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो अगर उसके पास ब्लैक मैकेनिक काम करे तो वो एस्टिमेट कर रहा है कि मेरी डेली कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड इन टर्म्स ऑफ वेटिंग कॉस्ट वो 653.33 बनती है। Owners find out that a mechanic named Smith who can efficiently install new muffler at the rate of 4 per hour। वो उसे उसे पता है कि एक कोई उसी जगह पर बड़ा एक्सपीरियंस वर्कर है स्मिथ, और वो बड़ी जल्दी जल्दी काम करता है, और उसका इंस्टॉलेशन रेट जो है ब्लैक का तो 2 पर आवर था, और उसका जो है ब्लैक का 3 पर आवर था, और उसका जो है वो उससे ज्यादा है, दैट इज 4 पर आवर। ऑनर कंटेक्ट स्मिथ, उसने स्मिथ से रब्ता किया एंड इंक्वायर एज टू हिज इंटरेस्ट इन स्विचिंग एम्प्लॉयज, और उसने अपनी इंटरेस्ट शो की कि मैं भाई अपना मैकेनिक चेंज करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक की जगह आपको ऑफर दे रहा हूँ। स्मिथ सेज दैट ही वुड कंसिडर इफ हिज सैलरी विल $20 पर आवर। तो स्मिथ ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पास जा जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे 20 पर आवर जो है वो चार्ज करूंगा। ब्लैक 15 पर आवर चार्ज कर रहा था, और ये कह रहा था कि मैं 20 पर आवर जो है वो आपसे चार्ज करूंगा। Honored being a crafty businessman decides that it may be worthwhile to fire Black को निकाल दे and replace him with the speedier but more expensive Smith। अब वो कह रहा है ये है तो तेज स्पीडी काम करेगा लेकिन एक्सपेंसिव भी है। आप कहेंगे कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव है तो जल्दी जल्दी काम करेगा, हो सकता है उसकी जो वेटिंग कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा ना हो जितना उसको स्मिथ को पे करना पड़ जाए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा कि स्पीडी ले आए लेकिन वेटिंग कॉस्ट तो कम कर दी, लेकिन स्मिथ की तनहाई पे ही इतनी बढ़ गई कि वो वेटिंग कॉस्ट कम करने का फायदा ही ना हुआ। तो सिमिलर आपने अब 2 कार्स अराइविंग पर आ रहा है और 4 कार सर्विस पर आ रहा है। अब ये स्मिथ के लिए वो ही सारे हमने कैलकुलेट करने हैं। पहले 3 के साथ था म्यू, अब वो म्यू जहां जहां 3 था वहां म्यू 4 हो गया, और सारी कैलकुलेशन हमने काम की। देखें अब 50% टाइम बिजी रहेगा और 50% जो है सिस्टम जो है वो आइडल रहेगा। जैसे यहाँ 33 था ना, 33% सिस्टम जो है वो आइडल रहेगा, लेकिन चूंकि स्पीडी काम कर रहा है बिजी उसका कम रहेगा, जल्दी काम जो खत्म कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इस तरह से। तो सारी कैलकुलेशन हमने जो है वो इस नए पैरामीटर के साथ कैलकुलेट कर ली। अब हम स्मिथ के साथ कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। $20 उसकी पे है, 8 आवर्स एक दिन में काम करने हैं उसने, $160 चैनल सिर्फ एक ही है ना, एक ही स्मिथ एक ही चैनल। $160 अगर वो स्मिथ को हायर कर लेता है तो $160 तो उसको सर्विस कॉस्ट पड़ेगी। डेली वेटिंग कॉस्ट उसी तरह से, लेकिन ये चीज अब बदल गई क्योंकि स्मिथ जल्दी काम कर रहा है, तो जो वेटिंग टाइम था पहले 45 मिनट्स था और अब जो है वो 0.5 आवर्स है, पॉइंट सॉरी ये 0.25 आवर्स है, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू। पहले कितना था एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू? पहले था 3/4 आवर्स 45 मिनट। क्योंकि ये वो जल्दी काम कर रहा है तो ज्यादा, अगर वेटिंग टाइम कम हो गया है तो वेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो डेली वेटिंग कॉस्ट जो है वो 200, और पहले डेली वेटिंग कॉस्ट कितनी थी? $533, और अब जो वेटिंग कॉस्ट उसको पड़ रही है वो जस्ट $200, और स्मिथ को उसने 160 देने हैं, कॉस्ट उसकी 200 है,
तो स्मिथ को अगर वो हायर करता है तो $360 पर डे उसकी कॉस्ट पड़ती है, because the total daily expected cost with Black as mechanic was 653 and अगर वो ऑर्नेट स्मिथ को रख लेता है तो वो अपना, चूंकि उसकी 260 है और ये 653 को पे कर रहा था, तो उसको $293.33 पर डे जो है वो स्मिथ को रखने में उसकी बचत फायदा होगा। तो वो जरूर डिसाइड करेगा जी कि उसे ब्लैक को निकाल देना चाहिए और देन उसकी जगह पर स्मिथ जो है क्योंकि ज्यादा वो एफिशिएंट है, जिसकी वजह से अगर उसकी सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, डेली जो उसकी वेटिंग कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफी डिक्लाइन पे चली जाएगी। ये भी कुछ उसी किस्म का ही बिल्कुल उसी प्रॉब्लम है। ये आपने खुद आप देखना है, मैंने आपको स्लाइड प्रोवाइड की हुई हैं। बस देखिए मैंने म्यू और ये दो चीजें उठा के रखी हुई हैं, कोई उनका एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एक उनका न्यू सिस्टम है, और मैंने उसी तरह से ही ये सारे की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की और देन कंपैरिजन करके। ये कोई बैंक है, सिटी बैंक है, उसके पास कोई ऑलरेडी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ड्राइव इन बैंकिंग फैसिलिटी, जैसे ड्राइव थ्रू नहीं होता तो ड्राइव इन बैंकिंग फैसिलिटी है, उनको कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां पर आदमी बैठा है। अब देखें कोई स्लो सिस्टम होते हैं, प्रोग्रामर को बहुत एफिशिएंट नहीं होंगे, काफी डेटा इनपुट करना पड़ता है तो रिपोर्ट कोई बनती है, जबकि जो कोई न्यू सिस्टम है थोड़ा कॉस्टली लेकिन इफेक्टिवली वो, जैसे ये 60 कस्टमर पर आवर लेकिन ये 90 कस्टमर पर आवर जो है वो ट्रीट कर सकता है, ठीक है ना। और उसकी जो सर्विसेज कॉस्ट है, क्योंकि सिस्टम जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, पुराना, तो वो कहता $50 है, जबकि इसकी वेटिंग कॉस्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो इसकी $60 है, लेकिन वो है स्पीडी, जिसकी वजह से उसका वेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो देन अगर इस तरह से बात करें तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है उसकी टोटल कॉस्ट 59.9 बनती है। न्यू सिस्टम आल्दो वो ज्यादा क्विक है लेकिन वो वेटिंग कॉस्ट तो कम कर देगा, लेकिन मसला क्या आएगा, वेटिंग कॉस्ट तो चले कम हो जाएगी लेकिन उसकी अपनी जो सर्विसेज कॉस्ट है, जो सर्विसेज दे रहा है वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने ये सर्विसेज कॉस्ट और वेटिंग कॉस्ट जो है इसकी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की इस स्लाइड में, बेसिकली ये मैंने कंप्यूटर्स पे डायरेक्टली लेके लिख दिया। अब आपने वो दोनों कैलकुलेट करना है तो इसके अकॉर्डिंगली thus the first system is preferable to the second, जो चल रहा है that's okay fine in spite of the fact that second system will provide 50% faster mean service rate, although उसका सर्विस रेट उससे ज्यादा है, 50% ज्यादा है, लेकिन कहता जी इससे वेटिंग कॉस्ट तो कम करेगा लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, वो इतनी सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी कि ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से बढ़ जाएगी। तो उसे न्यू सिस्टम नहीं, जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है दैट्स ओके, उसे जरूरत नहीं है कि उसे वो थोड़ा कॉस्टली सिस्टम से उसे रिप्लेस करे। अच्छा जी, ये तो मॉडल वो था जिसमें जो सर्विस टाइम था वो रैंडम था, फिक्स नहीं था, किसी को ज्यादा टाइम कस्टमर को लग रहा था और किसी को कम। कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनका सर्विस टाइम कांस्टेंट होता है, ये नहीं कि किसी को 4 मिनट और किसी को 5, किसी को 10, नहीं, एक फिक्स सर्विस टाइम जो है वो रहेगा। लाइक ऑटोमेटिक कार वॉश है, 25 मिनट में गाड़ी ने धुल के बाहर आना ही आना है, ड्राइव थ्रू है वो गाड़ी पूरी की पूरी चले जाती है, 25 मिनट्स की फर्ज करे सेटिंग है एंड देन इट्स ओके। घरों में देखें आपकी वालदा जो है वो वॉशिंग मशीन पर टाइमर सेट कर देती हैं, 30 मिनट तक कपड़े जो भी उन्होंने डाला है समझ ले उसको सर्विसेज दी जा रही हैं, एग्जैक्ट 30 मिनट्स के बाद मशीन ने सर्विसेज खत्म कर देनी है, बंद हो जानी है। इसी तरह से आपकी राइड है, पार्क में जाते हैं, राइड है, जब वो कस्टमर क्यू में लगे हुए हैं जो सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि जो राइड पर बैठ जाते हैं, राइड ने फिक्स 2 मिनट के बाद उसे जो है वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर देनी है। ये नहीं कि जो झूला है वो कभी 10 मिनट के बाद बंद होगा, कभी 3 मिनट के बाद, तो हर एक को जो सर्विसेज देगा वो फिक्स टाइम सर्विसेज होंगी।
2 मिनट के बाद उस राइड ने बंद हो ही जाना है, तो 2 मिनट तक सर्विसेज देनी है। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट सर्विस टाइम मॉडल होगा। क्योंकि सेकंड ऑप्शन बताती है कि मॉडल कैसा है, इसमें अगर डी लिखा हुआ है डिटरमिनिस्टिक, तो इसका मतलब है सर्विस टाइम जो है वो कांस्टेंट है। सम सिस्टम हैज कांस्टेंट सर्विस टाइम instead of exponentially distributed time. When customers or equipment are proceed to a fixed cycle, as in the case of an automatic car wash or a park ride, constant service rates are appropriate. अच्छा, डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। कभी किसी मरीज का चेकअप 2 मिनट में ही, और कभी 10-10, 15-15 मिनट लग जाएगा। लेकिन मैं जो इस वक्त एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कार वॉश है या पार्क राइड है, या आप कोई और इस तरह की सर्विसेज हैं जिसमें फिक्स टाइमर लगा हुआ होता है। घर में मैंने वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी है, तो उनके जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का टाइम है वो वेरी नहीं करेगा, बल्कि वो फिक्स होगा। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट सर्विस टाइम मॉडल। इसमें जो 4 पैरामीटर्स हैं, बस 4 इसमें डिस्कस करेंगे, वो है वही एवरेज लेंथ इन क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, एवरेज length in the system, average number of items in the system, और एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना। देखिए उनके फॉर्मूले डिफरेंट हैं, ये यहां पर डिफरेंट थे, यहां पर ये देखो ये डिफरेंट थे, 4 है वही लेकिन वो डिफरेंट थे, और यहां पर डिफरेंट है क्योंकि अब आपका जो सर्विस टाइम है वो कांस्टेंट है। तो ड्राइव किया गया है कि अगर सर्विस टाइम कांस्टेंट होगा तो फिर ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। WMC वेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन फैसलाबाद collects and compacts aluminum cans and glass bottles in फैसलाबाद। वो गार्बेज उठाते हैं जिसमें केन्स वगैरह और ग्लास बॉटल्स भी उस गार्बेज में शामिल है। These their truck drivers who arrive to unload these material for recycling currently wait an average of 15 minutes before emptying their loads। वो जो ट्रक ड्राइवर है, वो जो गार्बेज लेके जाते हैं जहां पर उन्होंने अनलोड करना है, उसको रिसाइकलिंग मशीन लगी हुई है, कहता है उन्हें वहां पर जाहिर है और भी ट्रक ड्राइवर्स आएंगे और मशीन जो रिसाइकलिंग करने वाली मशीन है वहां पर जाकर उन्होंने अपना मटेरियल अनलोड करना है, तो कहता है उन्हें 15 मिनट तक ऑन दी एवरेज वेट करना पड़ता। हो सकता है कोई भी ना हो, जल्दी आ गया, और किसी जगह पर जब पहले 2-3 ट्रक पहले ही अनलोड हो रहे थे तो एवरेज कहता है कि 15 मिनट उसका वेटिंग बनता है। द कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर एंड ट्रक टाइम passed while in queue is well as 600 पर आवर। ड्राइवर को जो उसकी डेली कॉस्ट बनती है अगर आप आवर्स पे डिवाइड कर दें और प्लस ट्रक टाइम, जितनी देर ट्रक वहां खड़ा रहता है, समझ ले वो स्टार्ट रहता है, उसका उसका पेट्रोल क्या दें और उसको वेट करना पड़ता है। अगर ना होता तो ट्रक और गार्बेज जाके ले आता। तो कहता है उन्होंने एस्टिमेट किया कि जी अगर 1 घंटा वहां पर ट्रक खड़ा रहेगा तो ड्राइवर की पे की फॉर्म में और ट्रक के टाइम की और उसके पेट्रोल की फॉर्म में तकरीबन कहता है कि ये 600 रुपया पर आवर उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 600 रुपया पर आवर हमें बर्दाश्त करना पड़ता है एक्सपेंस, अगर ड्राइवर वहां पर क्यू में खड़ा रहता है। A new automated compactor can be purchased that will process truckloads at a constant rate of 12 truck per hour। अब कोई ऑटोमेटिक कंपैक्टर आ गया है, ठीक, वो बड़ी तो ट्रक लोड लेकर आता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक फिक्स टाइम पर उसका लोड जो है वो अनलोड कर देता है, ट्रक को, ट्रक लोड्स को जो है वो एम्प्टी कर देता है, अनलोड कर देता है, और उसका जो बड़ा फिक्स रेट है वो 1 घंटे में जरूर 12 ट्रक्स जो है वो अनलोड कर ही देगा। ट्रक्स अराइव अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो आते कैसे हैं।
अराइवल पैटर्न उनका क्या है? कहता अराइवल पैटर्न उनका पॉइसन है, एट एन एवरेज रेट ऑफ 8 पर आवर। अराइव आ रहे हैं 8 पर आवर, और आगे जो सर्विसेज मिल रही है वो फिक्स है, 12 ट्रक्स पर आवर, वो फिक्स है, कांस्टेंट रेट। देखें एवरेज रेट नहीं वर्ड लिखा हुआ, कांस्टेंट रेट का वर्ड लिखा हुआ है। ट्रक्स अराइवल अकॉर्डिंग टू द पॉइसन। If the new compactor is put in use, its cost will be rupees 30 per truck unload। कहते हैं अगर उन्होंने वो न्यू ऑटोमेटिक कंपैक्टर लगा दिए हैं तो उसकी अपनी कॉस्ट प्लस जो बिजली वगैरह यूज कर रहा है, कहता है उन्होंने 30 पर ट्रक के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया है कि एक ट्रक को अनलोड करने में 30 रुपए जो है वो उनको कॉस्ट पड़ रही है। Evaluate the cost versus benefits of the purchase। कुछ उसी किस्म की एग्जांपल है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को न्यू ऑटोमेटिक कंपैक्टर जो है वो परचेज कर लेना चाहिए? आल्दो वेटिंग कॉस्ट कम करेगा, लेकिन उसकी जो अपनी सर्विस कॉस्ट है वो 30 पर ट्रक के हिसाब से उसको जो है वो पड़ जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कोई सर्विस कॉस्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ वो जो ड्राइवर को वेट करना पड़ता है ना अनलोड के लिए, वो उसकी वेटिंग कॉस्ट है। और यहाँ पर जो है वो जाहिर है कि जो वेट करेगा वेटिंग कॉस्ट तो होगी ही होगी, लेकिन साथ उसको जो है वो सर्विस कॉस्ट भी जो है वो 30 जो है पर ट्रक जो है वो पड़ जाती है। अब जो न्यू सिस्टम है उसकी एवरेज क्या है? अराइविंग एट एन अराइविंग एवरेज रेट ऑफ 8 पर आवर, ये उसका अराइविंग रेट है। और म्यू अब इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना, म्यू इज द कांस्टेंट नाउ। 12 ट्रक्स पर आवर के हिसाब से वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। करंट सिस्टम जो कि सिर्फ ड्राइवर को वेट करना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें सर्विस कॉस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेटिंग टाइम कॉस्ट पर ट्रिप अवेलेबल है कि अगर एक ट्रक आता है तो उसे कितना कॉस्ट जो है वो पे करना होगा, हमें पड़ता है। वो कहता है एक ट्रक आता है उसे 15 मिनट वेट करना पड़ता है, यानी कि 0.25 आवर्स वेट करना पड़ता है, और पर आवर वेटिंग टाइम जो है उसकी कॉस्ट 600 है। बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 एक ट्रक का कॉस्ट पड़ती है उन्हें। एक ट्रक की कॉस्ट वेट करने की, वेटिंग कॉस्ट एक ट्रक की वो 150 है। और जब वो अनलोड करते हैं, जो करंट सिस्टम चल रहा है, तो वो चूंकि वो मैनुअली कर रहे हैं तो उनको उसकी कोई कॉस्ट नहीं पे हो रही, वो नहीं, बस इतनी ही इसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर वो न्यू सिस्टम लेते हैं तो न्यू सिस्टम में उन्हें दो कॉस्ट आएंगी। एक तो ज़ाहिर वेट तो वहां पर भी करना पड़ सकता है, तो वेट करने का पैटर्न तो यही होगा, लेकिन अब वहां पर सर्विसेज कॉस्ट भी आएगी। आप कहेंगे फिर क्या फायदा हुआ? वो वेटिंग कॉस्ट कम कर देगा ना, वो न्यू सिस्टम वेटिंग कॉस्ट उसकी जो है वो कम कर देगा। तो सबसे पहले न्यू सिस्टम है, हमने दो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सर्विस कॉस्ट और वेटिंग कॉस्ट। अब जो वेटिंग कॉस्ट है, तो वेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि कितना वेटिंग टाइम लगेगा, और पर आवर तो आपको पता ही है पर ट्रक वो। तो इस फार्मूले को कैलकुलेट किया तो वो वेटिंग टाइम इन क्यू आ गया। अब देखें कम हो गया, वहां पर वेटिंग टाइम था 0.25 आवर्स, और चूंकि ये ज्यादा तेजी से काम कर रहा है तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0.0833 आवर्स है बस। वेटिंग कॉस्ट पहले हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी देखिए वेटिंग कॉस्ट 150 की बजाय जस्ट और जस्ट 50 आ जाए। आप कहेंगे फायदा जी ले लें, लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट भी आनी है। कॉस्ट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट इज द 30 पर ट्रिप। तो टोटल कॉस्ट यूजिंग द न्यू इक्विपमेंट 50 वेटिंग कॉस्ट, क्योंकि वो जल्दी काम कर रहे हैं तो उसने काफी कम कर दी, लेकिन 30 जो है वो उसकी सर्विस कॉस्ट भी है, तो ये 50 प्लस 30 तो 80 बनता है, इस हिसाब से 80 बनता है। और अगर वो करंट सिस्टम ही पर जाएं तो 150 पर आ, तो 70 पर ट्रिप पर ट्रक जो है। अगर वो न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं ऑटोमेटिक कंपैक्टर वाला, तो उन्हें हर ट्रिप पे हर ट्रक के अनलोड करने में इवन वो 30 सर्विस कॉस्ट पे भी कर दें तो फिर भी उनकी 70
रुपीस पर कॉस्ट पर ट्रक जो है वो उनकी बचत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उन्हें न्यू ऑटोमेटिक मशीन जो है, कंपैक्टर जो है वो जरूर परचेज कर लेना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा गार्बेज जो उठाते हैं ना, गार्बेज ट्रक जो होते हैं, उनके ना पीछे कंपैक्टर लगा हुआ है। वो बड़ी प्रेशर के साथ गार्बेज डालते हैं और वो प्रेशर के साथ उसे जो गार्बेज को ना कंपैक्ट कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गार्बेज जो है वो ले सकें। फर्ज कर एक ट्रक है, वो फिल हो गया है और उसने डंपिंग स्टेशन पे जाना है, जहां पर जाके गार्बेज उसने डंप करना है, अनलोड करना है। वो कोई 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर आएगा, टाइम ड्राइवर लगेगा, प्लस उसका पेट्रोल खर्च होगा। अगर वो मशीन जो कंपैक्टर लिया हुआ है, फर्ज करें जो कंप्रेस कर देता है, वो अगर गार्बेज डालते हैं और उसको वो प्रेशर के साथ दबा के मजीद उस पर स्पेस बना देता है, तो इट मे बी कि जहां पर 4 ट्रक का गार्बेज था, वो कंप्रेस करके उसको एक ही ट्रक में फिट कर दे, तो 4 चक्कर बच गए, 4 घंटे बच गए और 4 चक्करों का पेट्रोल बच गया। उसके एवज अगर वो गार्बेज ट्रक कंपैक्टर अगर महंगा भी है, तो आप उसको वैल्यूएट करें तो आपके महंगा है तो कोई बात नहीं, हमारे 2-2.5 घंटे भी बचते हैं और साथ पेट्रोल की भी बचत होती है। तो एक ही दफा ये सारे का सारा काम जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्यूइंग एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, लास्ट वन है, a furniture store gets an average of 50 customer per shift। वो कोई फर्नीचर, कोई बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़ी दुकान है, स्टोर है फर्नीचर का, और वहां पर जो है वो कस्टमर्स आते हैं पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में, पूरे दिन में कह दें पूरी शिफ्ट जो भी उनकी 8-10 घंटे की है, और एवरेज 50। ये नहीं कि हर वक्त ही वहां पर झमकटा लगा रहता है, कहता है एवरेज 50 आते। द मैनेजर ऑफ द मिनलैंड वांट्स, जो फर्नीचर स्टोर है उसका नाम है, वांट्स टू कैलकुलेट वेदर ही शुड हायर 1, 2, 3 और 4 सेल्स पीपल। लाते ना कस्टमर दुकान पे, तो आगे उनके सेल्समैन खड़े होते हैं जो उनको एंटरटेन करते हैं, जो उनको सर्विसेज देते हैं। कहता उसने अब डिसाइड करना है क्या मैं एक एक सर्विसमैन रखूं, सेल पर्सन रखूं, या 2 या 3 या 4। अब ठीक है, 50 कस्टमर तो आते हैं, अगर फर्ज करें कस्टमर एक, अगर वो एक ही आदमी उसने रखा हुआ है और वो उसको एंटरटेन कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो बाकी वेटिंग में है और कोई बहुत ज्यादा उनको वेट नहीं करना पड़ता, तो ठीक है। 2 रखेगा तो कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी ना उसे। ही हैज डिटरमिन्ड दैट एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 7 मिनट्स विद 1 सेल पर्सन। कहता है अगर वो आप, उसने सिर्फ एक अगर सेल पर्सन रखा हुआ है, तो जो कस्टमर उसकी शॉप पर आते हैं, कहते हैं वेट तो करना पड़ता है, और एवरेज वेटिंग टाइम 7 मिनट्स बनता है। 4 मिनट्स विद 2 सेल पर्सन, कम हो गया ना, 7 से 4 पे चले गया, क्यों, उसने सेल पर्सन बढ़ा दिए अगर। और अगर कहता जी अगर वो 3 सेल पर्सन रख ले तो एवरेज वेटिंग टाइम 4 से भी कम होके 3 मिनट रह जाएगा, क्यों, सर्विस ज्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो वेटिंग करने वाले कम रह जाएंगे। एंड 2 मिनट्स विद 4 सेल पर्सन। कहता है अगर 4 सेलमैन रख ले तो कस्टमर्स का वेटिंग टाइम बहुत कम रह जाता है, 2 मिनट। और अगर वो एक सेल पर्सन रखता है तो फिर कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है वो 7 मिनट्स बनता है। He has estimated the cost per minute that the customer wait at $1। तो ये आ गया वेटिंग कॉस्ट आ गई। The cost per sale person per shift including the benefit is $70। यानी कि ये पर आवर नहीं है, तो पूरी शिफ्ट में कोई बेनिफिट और बाकी सेल फुल देखे तो ये 70। तो ये बन गई सर्विस कॉस्ट, ये बन गई वेटिंग कॉस्ट। कहता हाउ मैनी सेल पीपल शुड ही हायर, डिसाइड करे कि वो कितने सेलमैन जो है वो रखे। आप समझ लें उसके पास 4 ऑप्शन है, क्या वो एक सेलमैन रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे। तो वो कैलकुलेट कर ले कि उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट, और जितने सेलमैन की टोटल कॉस्ट कम होगी वही उसके बेनिफिट में जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहला करेक्टरिस्टिक तो ये हमें नोट करना है कि कस्टमर पर शिफ्ट में कितने हैं। देखिए, चाहे वो उसकी दुकान पर एक सेलमैन खड़ा हो या 2 या 3 या 4, कस्टमर तो 50 पर शिफ्ट ही आएंगे ना। ये तो नहीं कि उसकी दुकान पर एक सेलमैन खड़ा है तो आज कम कस्टमर आएंगे, लेकिन अगर उसने 2 सेलमैन कर लिए तो कस्टमर आने की तादाद बढ़ जाएगी, वो तो नहीं है। तो कस्टमर उतने ही आएंगे चाहे एक सेलमैन हो, 2 हो, 3 हो या 4। एवरेज वेटिंग टाइम पर कस्टमर कम हो जाएगा। अगर उसने डेटा दिया हुआ ना कि अगर एक सेलमैन है तो पर वेटिंग टाइम पर कस्टमर 7 मिनट है, और अगर 4 है तो सिर्फ 2 मिनट वेटिंग टाइम है। तो यहां से आप टोटल वेटिंग टाइम कॉस्ट पर शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो। वो इस तरह से कि एक कस्टमर को 7 मिनट वेट कर रहा है, और एवरेज कस्टमर जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम पर कस्टमर आ गया ना, तो 350 टोटल टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। हर कस्टमर को 7 मिनट वेट करना होगा। 50 ऑन दी एवरेज अगर कस्टमर हैं और हर कस्टमर को 7, तो टोटल वेटिंग टाइम पर शिफ्ट आ जाएगा 350 मिनट। टोटल वेटिंग टाइम 50 कस्टमर को एक शिफ्ट में वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 उसने सर्विसमैन रखते हैं तो टोटल वेटिंग टाइम 50 कस्टमर का 200 रह जाएगा, और अगर वो 3 रखता है तो 150, और अगर 4 कस्टमर रखता है तो टोटल वेटिंग टाइम 50 कस्टमर का 100 रह जाएगा। 50 कस्टमर है, हर एक का वेटिंग टाइम 2 मिनट है, तो वो 100। वेटिंग कॉस्ट पर मिनट वो सारी आ गई। $1 है ना, मेंशन है यहाँ पर, $1 है। तो अब आपने वैल्यू ऑफ लॉस्ट टाइम कैलकुलेट कर लें। 350 मिनट टोटल कस्टमर को वेट करना पड़ना है, और हर मिनट की जो कॉस्ट है वो $1 है। तो उसको एक सेलमैन अगर वो रखता है तो टोटल उसको जो अब उसका जो टाइम की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में, तो 350। अगर 2 रखता है तो वो 200 लॉस करेगा। 3 रखता है तो वेटिंग कॉस्ट, टोटल वेटिंग कॉस्ट 150 बनती है, और अगर 4 रखता है तो 100 बनती है। ये तो हो गई वेटिंग कॉस्ट। अब जरा सर्विस कॉस्ट भी आनी है, जो कि सैलरी की फॉर्म में जानी है। एक कस्टमर रखेगा तो $70 देगा, 2 रखेगा तो 70 इंटू 2 140, 3 रखेगा तो 70 इंटू 3, और 4 रखेगा तो 70 इंटू 4। अब अगर उसकी ज्यादा रखने से वेटिंग कॉस्ट अगर कम हो रही है लेकिन सर्विस कॉस्ट बढ़ रही है, वेटिंग कॉस्ट यहां कम है लेकिन सर्विस कॉस्ट बढ़ गई है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट। तो वेटिंग कॉस्ट प्लस सर्विस कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट। अब आप देखें, आल्दो यहां वेटिंग कॉस्ट कम हो गई है लेकिन सर्विस कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट उसकी जो है वो 4 अगर वो सेलमैन रखता है तो 380 है, 3 रखेगा तो 360 टोटल बनती है, और अगर 2 रखेगा तो 340। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको इसी में ही है कि वो 2 सेलमैन रख ले, जिससे वेटिंग कॉस्ट तो कम होगी लेकिन सर्विस कॉस्ट उसकी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। द बेस्ट डिसीजन इज टू हायर द 2 सेल पीपल। तो ये है वेटिंग टाइम्स, कि आप टाइम कैसे कैलकुलेट करें, फिर मार्जिन से कैलकुलेट करके आप उसकी वेटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करके, और फिर यहां तक आप अपना डिसीजन करें। ठीक है जी, यहां तक अब आपका OR का जो ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक था, मैंने आउटलाइन आपको दी थी LMS पे। अगर आप नोट करें तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्यूइंग थ्योरी ही था, और ये मैंने आपको बोल दिया है कि ये जो जितने भी 3-4 टॉपिक हमने लास्ट पे पढ़े हैं, मार्कोव एनालिसिस, क्यूइंग थ्योरी, डिसीजन एनालिसिस, गेम थ्योरी, ये बेसिकली पूरे पूरे कोर्सेज के नाम हैं। अगर कोई बच्चे MSc या MPhil जो है वो ऑपरेशंस रिसर्च या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में करते हैं, आपको चूंकि ये टॉपिक के तौर पर अप्लाइड था, और कंसर्न यही था कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोसीजर को समझें, और फिर कोशिश करें कि आप उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम छोटे छोटे जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है जी,
अल्लाह हाफिज जी। अब जितना कोर्स आपने मुझसे पढ़ना था वो यहाँ तक कंप्लीट है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।